नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 23 जून और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं रोज़ कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, आप वहाँ पर जाएँगे, क्लिक करेंगे और डायरेक्ट संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। ये संस्थान का नंबर दिया हुआ है, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं आज के पहले टॉपिक पे। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। हाइड्रोग्राफी आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है, जो नक्शे और समुद्री चार्ट के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर पानी से ढके हुए क्षेत्र के नौगम्य भाग की भौतिक विशेषता का वर्णन करता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के बिना जहाज़ों या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए नेविगेशन बहुत मुश्किल होता है। 2020 विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का विषय जो था, हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाना। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। ये हमेशा थीम पूछ देता है, विषय पूछ देता है कि इस साल का विषय क्या है, तो विषय देख लीजिएगा, हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाना। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 21 जून 1921 को की गई थी, 1921 में की गई थी। हाइड्रोग्राफी के महत्व को उजागर करने के लिए 29 नवंबर 2005 को प्रस्ताव महासागरों और समुद्र के कानून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 2006 से 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन के कुल 93 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया है। इसका जो विषय था, विषय इम्पोर्टेंट है, क्या इसका पर्पज है। सर्वेक्षण के बिना जो जहाज़ों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए नेविगेशन बहुत मुश्किल होता है, बताया गया आपको। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई, ये आपको बताया मैंने। और इसको उजागर करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था 29 नवंबर 2005 को। ठीक है, 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दिया हूँ कि कल ही पढ़ाया था, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, टोटल कितने देश हैं अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन में? 93 देश हैं। चलिए आज के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जेजेएम के लिए वित्त पोषण की कमी को पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल नल कनेक्शन प्रदान करने की परियोजना के लिए 15वें वित्त आयोग से 82,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मांग की है। वर्तमान में केवल 18% घरों तक ही पेयजल तक कनेक्शन पहुंच है। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है। इसके तहत 2024 तक कार्यात्मक ग्रामीण नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में देश में लगभग 17.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3.3 करोड़ परिवारों के पास ही नल जल कनेक्शन की सुविधा है। अतः जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक शेष लगभग 14.6 करोड़ परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है। इसका उद्देश्य कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचा तैयार करना भी है। मुख्य चुनौतियां देख लेते हैं इसका। उपलब्ध मात्रा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2050 तक उपलब्ध कुल पानी सभी क्षेत्रों में बढ़ती पानी की मांग को पूरा नहीं कर पाएगा। इसमें घरेलू क्षेत्र भी शामिल है। अगर पानी की मांग का प्रबंधन और पानी की कुशलता से उपयोग नहीं किया गया तो घरों तक पानी की आपूर्ति करने में समस्या पैदा होगी। सुरक्षित और गुणवत्ता पेयजल की व्यवस्था, ये भी देख लेते हैं क्या चुनौती में है। यह योजना न केवल घरों को पाइप नेटवर्क से जोड़ने के लिए है, बल्कि घरों में सुरक्षित और गुणवत्ता पानी की आपूर्ति के लिए है। यह मिशन पर्याप्त और बेहतर स्वच्छता की भी बात करता है। स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से लोगों तक सुरक्षित और सस्ता पानी पहुंचाना भी एक चुनौती होगा। तीसरा है सुदूर गांव तक पानी पहुंचाना। इस संबंध में मुख्य कठिनाई उन ग्रामीण परिवारों और वंचित समुदायों तक पानी पहुंचाने में आएगी जो सुदूर बाहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पाइप के जरिए पानी पहुंचाना और नेटवर्क का निर्माण करना महंगा होगा और टिकाऊ भी नहीं होगा। इसके लिए विकेंद्रीकृत समाधान की जरूरत है, न कि केंद्रीकृत नेटवर्क की। ठीक है,
तो ये रहा महत्वपूर्ण आज का दूसरा टॉपिक, जल जीवन मिशन कब स्थापना किया गया था, क्या उद्देश्य है, 2024 तक क्या स्थिति है इसकी, सारा डिटेल आप लोग को बता दिया गया, क्या चुनौतियाँ हैं। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग के गठन की परिकल्पना करता है। 15वें वित्त आयोग चेयरमैन श्री एन.के. सिंह की अवधि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक होनी थी, लेकिन 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण वार्षिक रिपोर्ट 2020 और 21 बनाई गई है और इसकी सिफारिश को 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखा गया था। वित्त आयोग द्वारा 2021 से 26 की अवधि के लिए दूसरी रिपोर्ट में अन्य सुझाव दिए जाएंगे और इस अंतिम रिपोर्ट को 30 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इससे पहले 14वें वित्त आयोग की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री वाई.वी. रेड्डी ने की थी, जिन्होंने केंद्र के करों में राज्यों को 42% हिस्सा देने की अनुशंसा की थी। 15वें वित्त आयोग का गठन जो हुआ था 27 नवंबर 2017 को हुआ था। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, कई बार पूछा जा चुका है, नंद किशोर सिंह हैं। 14वें वित्त आयोग, ऐसे 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो है अशोक लाहिड़ी है, अजय नारायण झा है, अनूप सिंह है। सचिव जो है अरविंद मेहता है। मूल विभाग है आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और 15वें वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट जो थी 2020 और 21 की अवधि में, ये मुख्यतः सिफारिशों में शामिल है। पहला है राज्यों को टैक्स में हिस्सा। वित्त वर्ष 2020 और 21 की अवधि के लिए केंद्रों के करों में राज्यों को हिस्सा 41% करने का सुझाव दिया गया है, जो कि पिछली अवधि 2015 और 20 की तुलना में 1% कम है। यह 1% की कमी नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर, आप लोग को पता है कि जम्मू और कश्मीर 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है। तो 1% की जो कमी हुई है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को केंद्र सरकार द्वारा धनराशि देने के लिए की गई है। कर हस्तांतरण के मानदंडों की व्याख्या इस प्रकार है। पहला इनकम टैक्स है। राज्य की आय और उस राज्य की उच्चतम आय के बीच को अंतर को आय अंतर माने इनकम डिस्टेंस कहा जाता है। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम है उन्हें विभिन्न राज्यों के बीच बराबरी कायम करने के लिए अधिक बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। दूसरा है जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। संदर्भ की शर्तें। 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों के लिए केवल 2011 जनसंख्या डेटा का उपयोग किया और इसे 1971 की जनगणना को कोई भार नहीं दिया गया। यह जनसांख्यिकीय मानदंड उन राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए पेश किया गया है जिन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है। इसकी गणना 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक राज्य के कुल प्रजनन अनुपात के व्युत्क्रम का इस्तेमाल करते हुए की जाएगी। इसका मतलब है कि जिस राज्य का प्रजनन अनुपात कम होगा उसे मानदंड उच्च अंक मिल जाएंगे। तीसरा है कर प्रयास। इस संकेतक का उपयोग उन राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए किया गया है जिनके पास कर संग्रह दक्षता अधिक है, अर्थात अधिक कर जमा करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसकी गणना वर्ष 2014, 2015, 2016 के बीच 3 वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति औसत कर राजस्व और प्रति व्यक्ति औसत राज्य जीडीपी के अनुपात के रूप में की गई है। चौथा है वन और पास की। यह मानदंड किसी राज्य की कुल वन सघनता का सभी राज्यों की कुल सघनता में हिस्सा निर्धारित करके निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए सभी राज्यों को कुल 8,55,176 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सभी राज्यों के हिस्से में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश भी है। 1 करोड़ सभी राज्यों के हिस्से में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है 1,53,342 करोड़ रुपये होगा, जो कि कुल कर का आवंटन लगभग 17.93% है, ठीक है। तो ये जो आपका इनकम टैक्स जो कर हस्तांतरण के मानदंडों की व्याख्या जो बताया मैंने, इनकम टैक्स बताया, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन बताया, कर प्रयास बताया और वन और पास की बताया आपको। ये पूरा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। तीसरा टॉपिक बात करते हैं आज पोखरण में कुम्हारों के सशक्तिकरण का प्रयास। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग ने पोखरण की एक समय से सबसे अधिक प्रसिद्ध रही बर्तनों की कला की पुनः प्राप्ति तथा कुम्हारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास प्रारंभ किए हैं। पोखरण में कुम्हारों के परिवारों को इलेक्ट्रॉनिक पॉटर व्हील्स का वितरण किया गया है। इलेक्ट्रिक चाकों के अलावा केविक ने 10 कुम्हारों के समूह में 8 अनुश्रमिक मशीनों का भी वितरण किया है। अनुश्रमिक मशीनों का इस्तेमाल मिट्टी को मिलाने के लिए किया जाता है। यह मशीन केवल 8 घंटे में 800 किलो मिट्टी को कीचड़ में बदल सकती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए 800 किलो मिट्टी तैयार करने में लगभग 5 दिन का समय लगता है। केविक ने गांव में 350 प्रत्यक्ष रोजगार का भी सृजन किया है।
केविक द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उद्देश्य कुम्हारों को सशक्त बनाना, स्वरोजगार का सृजन करना और मृतप्राय हो रही मिट्टी के बर्तनों की कला को पुनर्जीवित करना है। इसके अलावा इस गांव के कुम्हारों को कुमार सशक्तिकरण योजना से भी जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम से राजस्थान के कई जिलों में जैसे जयपुर, कोटा, झालावाड़ और श्रीगंगानगर सहित 1 दर्जन से अधिक जिलों को लाभ प्राप्त हुआ है। केविक अध्यक्ष द्वारा राजस्थान में केविक के राज्य निदेशकों को बाड़मेर और जैसलमेर रेलवे स्टेशनों पर मिट्टी के बर्तनों के उत्पादों का विपणन करने और उसकी बिक्री के लिए सुविधा प्रदान करने का निर्देशन भी जारी किया गया है, जिससे कुम्हारों को विपणन में सहायता प्रदान की जा सकेगी। 400 रेलवे स्टेशनों पर केवल मिट्टी, टेराकोटा के बर्तनों में खाद्य पदार्थों की बिक्री होती है, जिनमें से राजस्थान के 2 जैसलमेर और बाड़मेर शामिल है। दोनों प्रमुख रेल मार्ग पोखरण के सबसे नज़दीक हैं। केविक की राज्य इकाई इन शहरों में पर्यटकों के उच्च स्तर को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर अपने मिट्टी के बर्तनों की बिक्री में सुविधा प्रदान करती है। कुम्हार सशक्तिकरण योजना अगला टॉपिक है। केविक द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना और बिहार जैसे राज्यों के कई दूर दराज इलाकों में कुमार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। देख लीजिएगा टोटल कितने राज्य हैं। कुमार सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य कुमार समुदाय को मुख्य धाराओं में वापस लाना है। इस योजना के अंतर्गत केविक द्वारा बर्तनों के उत्पाद का निर्माण करने के लिए उपयुक्त मिट्टी को मिलाने के लिए एक अनुश्रमिक मशीनों और पग मिल जैसे उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इन मशीनों ने मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाले कठिन परिश्रम को भी समाप्त कर दिया है और इसके कारण कुम्हारों की आय 7 से 8 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कुमार सशक्तिकरण योजना। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसदों की पर्याप्त रुचि के अभाव तथा धन की कमी से प्रभावित हो रही है। यह अध्ययन 5वें सामान्य समीक्षा मिशन, कॉमन रिव्यू मिशन के एक भाग के रूप में किया गया है। सामान्य समीक्षा मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करने का कार्य करता है। इस अध्ययन टीम में सेवानिवृत्त नौकरशाह, शिक्षाविद और विभिन्न अनुसंधान संगठनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अगला कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, यूपीएससी में पूछा भी गया है क्वेश्चन ये। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना था। देख लीजिएगा 2016 में, ठीक है, तो ऐसा ये था। तथा तत्पश्चात 2019 तक 3 और 2024 तक 5 ग्रामों को निर्माण करना था। योजना का उद्देश्य देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक आदर्श ग्राम विकास करना था, ताकि निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें। इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामों को कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सशक्त बनाना है। अब हम बात करते हैं योजना की प्रगति। इस योजना में शुरुआत के कुछ महीनों के बाद से ही संसद के सदस्यों की भागीदारी में कमी देखी गई है। अब तक योजना के 5 चरणों के तहत केवल 1855 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिसमें 5वें चरण में केवल 7 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। निष्कर्ष देख लेते हैं। अध्ययन के अनुसार योजना का वर्तमान प्रारूप वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तथा ग्रामीण अवसंरचना पर इस योजना का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई नहीं दिया है। अनेक क्षेत्रों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम योजना के तहत आवंटित निधि का बहुत कम उपयोग किया गया है। अनेक ग्राम पंचायतों में अवसंरचना कार्य धन की कमी से जूझ रहे हैं। अभी तक अनेक ग्राम जिनका आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है, उन्हें अभी तक खुले में शौच मुक्त, ओपन डिफिशिएशन फ्री, ODF जिसे कहते हैं, घोषित नहीं किया गया है। कुछ क्षेत्रों में MPLD मतलब सांसद क्षेत्रीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है, तथा मनरेगा योजना का अभिसरण SHGY योजना के साथ किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार अभिसरण देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण DNA। टोटल 4 टॉपिक हैं, चारों का चारों डिटेल बता दिया हूँ आपको। पहला, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, क्या विषय है। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन कब स्थापना हुई थी, कैसे क्या था, कितने सदस्य हैं, देख लीजिएगा। जल जीवन मिशन कैसे क्या है, पूरा डिटेल मैंने बताया, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सारा का सारा डिटेल, मुख्य चुनौतियाँ बता दिया गया। वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, UPSC में पॉलिटिक्स में सेक्शन में कई बार पूछा जा चुका है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से आप लोग। 15वें वित्त आयोग में कौन सदस्य है, कौन क्या है, कौन पूर्णकालिक सदस्य है, कौन सचिव है, कौन मूल विभाग है, ये पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। राज्यों को टैक्स में हिस्सा कैसे क्या है ये देख लीजिएगा। इनकम टैक्स डिस्टेंस है, जनसंख्यिकी प्रदर्शन है, कर प्रयास है
और वन और पारिस्थितिकी है। पोखरण में कुमारों के सशक्तिकरण का प्रयास कैसे कैसे करना है, पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। कुमार सशक्तिकरण योजना किस किस राज्य में है सब बता दिया हूँ, देख लीजिएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम जरूर याद रखना चाहिए, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब से स्टार्ट हुआ, कब से क्या हुआ, देख लीजिएगा। योजना के उद्देश्य, योजना की प्रगति, निष्कर्ष, ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। किसी को भी कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, इस संस्थान का नंबर है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।